पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं एवं शिक्षण सहायक सामग्री साधन। पर्यावरण पेडागॉजी EVS इन्वायरमेंटल पेडागॉजी नोट्स के अंतर्गत पर्यावरण की समस्याएं प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल टीचिंग एवं शिक्षण की सहायक सामग्री साधन के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी एवं विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी आपको इस पोस्ट में प्राप्त होंगे। पर्यावरण पेडागॉजी EVS इन्वायरमेंटल पेडागॉजी कंप्लीट नोट्स इन हिंदी। शिक्षण सहायक सामग्री साधन टीचिंग मटेरियल एड्स। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षण अधिगम के स्थानीय संसाधनों तथा सामग्री का विकास, रखरखाव, आपस में बांटना तथा उपयोग करना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। अधिगम संसाधन क्या है? संसाधन का अर्थ वह चीज़ जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई जाए। नक्शे, मॉडल, विद्यालय का बगीचा, वीडियो, फिल्म इत्यादि सभी शिक्षण अधिगम के साधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम संसाधनों का महत्व। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा से बाहरी वातावरण पर आधारित अधिगम प्रक्रियाएं काफ़ी प्रभावशाली होती हैं। पर्यावरण अध्ययन हेतु भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर आधारित वास्तविक जीवन के अनुभव प्रयुक्त होते हैं। स्थानीय संसाधन एवं सामग्री वास्तविक जीवन पर आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। इन संसाधनों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के शिक्षण सीखने के तरीके शिक्षण को और अधिक रोचक और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। यह कक्षा में बच्चों की भागीदारी के लिए अधिक अवसर भी प्रदान करते हैं और इसके द्वारा बच्चों में स्थायी विकास की संभावना बढ़ जाती है। संसाधन तथा शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा ज्ञान के अधिग्रहण की सुविधा और कक्षा में छात्रों द्वारा उचित समझ विकसित की जा सकती है। अधिगम संसाधन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया एवं डिलीवरी सिस्टम के संयोजन है। चिल्लाना मत। संसाधनों के प्रकार तथा उनका उपयोग। संसाधन उपयोग समुदाय के संसाधन अभिभावक, दुकानदार, किसान, माली, कुम्हार। संस्थानीय संसाधन विद्यालय, अस्पताल, बैंक, नगर निगम कार्यालय, पुस्तकालय। प्रकृति में संसाधन नदी, तालाब, वन, मृदा और बगीचा। मीडिया संसाधन समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, पोस्टर, विज्ञापन। प्रौद्योगिकी संसाधन मोबाइल फ़ोन, कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर, CD, कंप्यूटर। मानव निर्मित पेन, पेंसिल, रद्दी कागज, किताब, कविताएं, कहानी। समुदाय संसाधन हर व्यक्ति एक संसाधन हो सकता है। प्रतिदिन का कार्य अभ्यास हर व्यक्ति को विशेषज्ञ बनाता है। इस सप्ताह आप जो चीज़ें हम बनाते हैं एवं करते हैं उस तथ्य की चर्चा कर रहे हैं। कुमार केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में ही नहीं बता सकता बल्कि इन पक्षियों के जैसे उस क्षेत्र में मिट्टी के प्रकार तथा बर्तन बनाने की प्रक्रिया आदि भी बता सकता है।
किसान पौधों के बारे में बेहतर समझ सकता है और समझ पाएगा। खासकर खरपतवार के बारे में भी वह जानता है। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर प्रदान करता है। अधिगम संसाधन के रूप में प्राकृतिक तत्व है। प्राकृतिक पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन के हेतु बहुत अच्छा संसाधन माना जाता है। प्रकृति के तत्व जैसे पहाड़ियाँ, घास के मैदान, वन, सागर इत्यादि बच्चों को उत्सुक कर रहे हैं। उनमें जिज्ञासा पैदा करते हैं। अतः एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों को विद्यालय के बाहर ले जाकर अधिगम को प्रभावी रूप बनाने के अधिक अवसर दे सकते हैं। भ्रमण पर ले जाना। संस्थानीय संसाधन संस्थान खास तौर पर सरकार बहुत प्रभावशाली स्थायी अधिगम संसाधन हो सकते हैं। प्रत्येक स्थानीय संसाधन समाज के विकास आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहभागिता करता है। इससे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में वास्तविक जीवन की कड़ियाँ जोड़ना भी सुनिश्चित हो जाती है। चिड़ियाघर, पौधों की नर्सरी, सरकारी पुस्तकालय, पशुओं के अस्पताल, अजायब घर, पौन फार्म। मीडिया संसाधन आज मीडिया के संसाधनों के भंडार उपलब्ध हैं। समाचार पत्र अपेक्षाकृत पर सस्ते तथा सब जगह उपलब्ध हैं। यदि अधिगम के अमूल्य संसाधन हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शैक्षिक क्षमता कई प्रकार से नवाचार तरीके से शिक्षा देने के लिए उपयोग में लाई जा रही है। वीडियो, फिल्म, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट यह सभी कक्षा में संसार के लिए आने की संभावना प्रदान करते हैं। मीडिया शिक्षण अधिगम के लोकप्रिय एवं आसानी से उपलब्ध संसाधनों को प्रदान करता है। पर्यावरण अध्ययन में के मीडिया का एक विशेष लाभ है यह यह है कि बच्चों को किसी मुद्दे पर विभिन्न मतों पर कोणों के बारे में पढ़ाने या पढ़ने समझने का अवसर भी प्राप्त होता है। पर्यावरण अध्ययन में मीडिया का उपयोग कैसे? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित समाचार पत्र की कतरनों का प्रयोग करना। बच्चे पर्यावरण के अध्ययन से एक चुने गए प्रकरण पर शोध कार्य परियोजना भी कर सकते हैं। पर्यावरण संबंधी चैनलों तथा पत्रिकाओं का प्रयोग करके संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर तथा तथ्यों तथा विचारों पर चर्चा की जा सकती है। आप बच्चों को वैज्ञानिक या पर्यावरण से संबंधित कहानियाँ, कविताएँ, पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से पढ़ने के लिए कह सकते हैं। पोस्टर तथा चित्रकला का उपयोग कर आप बच्चों को संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर उनके विचारों एवं मतों की अभिव्यक्ति करने में सहायता कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी संसाधन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज आज शिक्षक को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सहायता करने हेतु कई प्रकार की प्रौद्योगिकी साधन उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी यह यंत्र बच्चों को आकर्षित करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का उपयोग रचनात्मक एवं अर्थपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन जानवरों तथा पक्षियों की आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए GPS ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम को मानचित्र बनाने तथा पढ़ने के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। कंप्यूटर मल्टीमीडिया सुविधा को पर्यावरण अध्ययन संबंधित तथ्यों के वीडियो दिखाने में प्रयोग में लाया जा सकता है। इंटरनेट की सुविधा सूचना उपलब्ध करवाने में सहायक है। एनिमेशन बच्चों को पर्यावरण की अमूर्त तत्व जैसे पर्यावरण के भीतर पौधों के शरीर में गति तथा प्रक्रिया आए, सागर के अंदर जीवन समझने में सहायता कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कार्यक्रमों का उपयोग आंकड़ों में सुधार हेतु
ग्राफ बनाने इत्यादि में प्रयोग किया जा सकता है। मानव निर्मित संसाधन पर्यावरण अध्ययन में हम कुछ ऐसी वस्तुओं का प्रयोग भी करते हैं जो मानव द्वारा निर्मित की गई हैं, जैसे पेन, पेंसिल, गिलास, कुर्सी, कागज इत्यादि। यदि तुलना मॉडलिंग सादृश्य लाने में साधन बन जाते हैं तो कई क्रियाओं में बच्चों का अवधारणा को समझने में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यपुस्तकों की विशेषता। पुस्तकों की भाषा सरल होनी चाहिए। पुस्तकों की विषय वस्तु इस प्रकार होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर प्रश्न करने, खोजने, खोज करने, जिज्ञासा इत्यादि जगा सके। यह शिक्षकों की वैविध डाइवर्स पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। पुस्तकों की विषय वस्तु बच्चों के मानसिक स्तर की होनी चाहिए। पुस्तकों में वास्तविक कहानियाँ और घटनाओं को शामिल करना चाहिए। यह प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत करके या तरीके से प्रस्तुत करती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक की भाषा बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के लिए बढ़ावा देती है। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक कैसी होनी चाहिए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती हो, उसे प्रभावशाली बनाती है। पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल टीचिंग। अलग अलग शिक्षक अपने रोज़मर्रा के शिक्षण के दौरान अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं। पाठ्य पुस्तक से संबंधित कक्षा स्पंदन, संपादन, समय समय एवं संसाधनों का प्रबंधन तथा हर व्यक्तिगत बच्चों के साथ निपटने में यह समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संपादन में कई अतिरिक्त चुनौतियां हैं। पर्यावरण अध्ययन अपने संपादन में बाल केंद्रित पद्धति का प्रयोग करता है, न कि पारंपरिक शिक्षक केंद्रित पद्धति का। अर्थात पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शिक्षक के बजाय बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। चुनौतियाँ जो होती हैं, बच्चे कैसे सीखें और कैसे समझें की चुनौतियाँ। कक्षा संपादन, पाठ्यक्रम संबंधित, समय एवं संसाधनों का प्रबंधन। कक्षा संपादन संबंधित चुनौतियाँ, बाल छात्र केंद्रित पद्धति, बच्चों को उनके पर्यावरण को समझने में सहायता करना, समझने का लचीला तरीका लाना। बच्चे कैसे सीखते हैं और समझते हैं। कक्षा में चर्चा किए गए मुद्दों पर अंतर्दृष्टि विकसित करें। शिक्षण में गत्यात्मक हो अलग अलग गतिविधियों को प्रयोग करने की चुनौती। बच्चों को सही प्रकार से मूल्यांकन करने की चुनौती, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग समझ व स्तर के होते हैं। बीज क्वेश्चन आंसर। ईवीएस इन्वायरमेंटल्स पाठ्यपुस्तक में एक खेल टिकट का एक नमूना दिखाने का उद्देश्य है। छात्रों को रेल किराए के बारे में जानकारी देना, उन्हें टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त रूपों का ज्ञान प्रदान करना, निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए छात्रों के कौशल में वृद्धि करना, उन्हें वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत और अवलोकन के कौशल विकसित करने का अवसर देना। इसका सही उत्तर ये होगा। उन्हें वास्तविक जानकारी के साथ साथ बच्चों और अवलोकन के कौशल विकसित को अवसर देना होता है। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे से सिखाया जा सकता है। किसी वर्ग के बीज बीज कैसे अंकुरित होते हैं दिखाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर चित्र के माध्यम से अंकुरण चरण पेश करके, या छात्रों द्वारा बीज बोने के विभिन्न चरणों को गतिविधि के माध्यम से प्रदर्शित करने से ये सही होगा। प्राथमिक स्तर पर आकलन में होना चाहिए। सतत और असंरचित टिप्पणियों को छात्र और उनके माता पिता के साथ साझा करना। हर सप्ताह औपचारिक परीक्षण और खेल का रिपोर्ट कार्ड में दर्ज होना। साल के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा कराना। हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा का उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के तहत निर्धारण करना। इसका सही होगा सतत और असंरचित टिप्पणियों का छात्र और उनके माता पिता के साथ साझा करना। टीवीएस की
कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविता और कहानी कहना किस प्रकार सहायता करता है? पाठक सुखद और रोचक बनाता है। पाठ को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण की क्षमता को बढ़ा देता है। ये सही होगा। शिक्षार्थियों के बीच भाषा और संस्कृति विविधता की देखभाल करता है। सही दिशा में छात्रों की ऊर्जा को लगाता है। सरल प्रयोगों और प्रदर्शनों को ईवीएस कक्षा में प्रदर्शित किया जा सकता है। बच्चों को अपने दम पर जानने के लिए और अपने परीक्षण कौशल को अधिक विकसित करने के लिए वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए विचारों और रिकॉर्ड पर चर्चा करने और छात्रों द्वारा उठाए गए सवाल के आधार पर टिप्पणियों का विश्लेषण करने के लिए या छात्रों को नियंत्रित करने और कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए ये होता है। इसका सही उत्तर सी होगा। विचारों रिकॉर्ड पर चर्चा करने और छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों के आधार पर टिप्पणियों का विश्लेषण करने के लिए। निम्न में से कौन सा एक ईवीएस पुस्तक में पहेलियाँ और पहेली सहित का एक उद्देश्य नहीं है? छात्रों में महत्वपूर्ण सोच की क्षमता विकसित करने के लिए, छात्रों में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए, छात्रों के मन भ्रमित और उन्हें भ्रम का आनंद लेने के लिए। ये सही है।